नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। शाम के बज गए हैं 7 और 7 बजे आप सभी के साथ हम लोग अपनी आज की इस क्लास को पूरे पूरे तौर पर करने के लिए हैं तैयार। हमारे साथ हैं नीशू मंडल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडल जी। जय हिंद सर जी, जय हिंद। दीपांशु कुमार, हर एक बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास को करने वाले हैं, तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो गुड इवनिंग मुस्कान, तोलाराम, दीपांशु, जिद्दी बॉय, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त आप सभी का। और जैसे आप सभी को बताया कि शाम को 7 बजे हम लोग आप सभी के साथ जुड़ते हैं, और शाम को 7 बजे जुड़ने के बाद गुरुजी आपके चरणों पर सत प्रणाम। अरे 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 दोस्त, ऐसे मत कहें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और करंट अफेयर्स के जो हमारे सवाल होते हैं उनको हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास भी होने वाली है, जैसे हमेशा होती ही है। तो सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चंस होंगे आपके सामने पुटअप किए जाएंगे, और आप उसी तरीके से अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को देते रहेंगे, ठीक है। तो हर एक बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है ना। सर मंडल नहीं, मुहाल नाम है हमारा। अरे नीशू जी, अच्छा बात बताया आपने। चलिए, शाम के बज गए हैं 7, 7 बज के हो गए हैं 1 मिनट। जय हिंद सर जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बैड गर्ल जी, उसके साथ नितिन कुमार जी। तो हर एक बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है, और अपने हर एक बच्चे का स्वागत करते हुए हम लोग अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी के साथ शुरू कर देंगे, है ना। सर आप जो पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे दिवांशु जी, मतलब रुला ही दीजिएगा एकदम से, है ना। सर आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अमित सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं। और अपनी आज की इस क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। करंट अफेयर्स के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग आपके सामने रखेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है, सर कैसे हैं आप? भैया एकदम बढ़िया है, आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं। सर जी जय हिंद, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ दोस्त। चलिए क्लास को करते हैं अपनी स्टार्ट। करंट अफेयर्स के हमारे होंगे क्वेश्चंस, और उनको एक एक कर कर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ हम आपको बताएं कि मुख्य तौर पर जो आपके फरवरी महीने के, फरवरी माह के जो आपके महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सर आज आप करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो फरवरी महीने से जो महत्वपूर्ण आपके सवाल होते हैं उनको हम लोग रखेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सभी के क्वेश्चंस को किया था, लेकिन फरवरी महीने में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जो आपके पेपर के संदर्भ में पूछी जा सकती हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। फिक्र मत कीजिएगा, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको क्लास के ख़त्म होने के बाद शेयर कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखें, लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मतलब क्या है कि भैया टेनिस के अंदर आप देखते हैं कि 4 ओपन्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, है ना, और बेलविंडन ओपन। तो ये 4 ओपन आप होते हुए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, इसके टूर्नामेंट में जो पुरुष का एकल खिताब था, यानी कि सिंगल ट्रॉफी जो मेंस की होती है, उसे किसने जीता? उसे राफेल नडाल ने जीता। तो याद कर लीजिएगा, साल 2021 की आपके जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वो राफेल नडाल ने जीता है। कौन किसने जीता है? राफेल नडाल के द्वारा उसको जीता गया है, ठीक है। हाँ हाँ भैया जी, सक्सेना जी बिल्कुल आपके टच में रहेंगे। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगला है, ये एक अच्छा सवाल है दोस्त, ये पूछे जाने की संभावना रखता है। सवाल कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं, सर आप इतने नाम से क्यों दिख रहे हैं? सर आप इतने नन्हे नन्हे से क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो स्क्रीन है ना, उसको थोड़ा इस तरीके से दिखाया गया है जिसमें हम आपको नन्हे से दिख रहे हैं। सवाल ये इस तरीके से है कि अब देखो, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि सर्जियो मटरेला, ऐसा नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि सर्जियो मटरेला कौन से कंट्री के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आंसर दे दीजिएगा कि सर्जियो मटरेला इटली के राष्ट्रपति हैं जो नए नए चुने गए हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है दोस्तों? पूछा जा सकता है कि इटली के नए राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम है सर्जियो मटरेला। इसको याद रख लीजिएगा आप, है ना। अगला सवाल है कि आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? तो जिम्बाब्वे के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ब्रेंडन टेलर। भाई साहब, इन्होंने करी थी चालाकी। इन्होंने क्या किया था? आप देखते हैं कि पैसे लेकर आप देखते हैं कि इन्होंने खेल के प्रति वफादारी की रवैया नहीं दिखाया था, और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि पूरे के तौर पर आप देखते हैं कि जो खेल था उससे इनको प्रतिबंध और बैन कर दिया गया 3 साल के लिए। ब्रेंडन टेलर, ये जो खिलाड़ी जिम्बाब्वे का है, उसे बैन कर दिया गया। जिम्बाब्वे अफ्रीका में पड़ता है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। कौन से हारे? अरे भैया हरारे।
अगला सवाल है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को एलन बॉर्डर मेडल मिला। अब भैया एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर बहुत बढ़िया कंट्री मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हुए हैं एलन बॉर्डर, और इन्हीं के नाम पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्या करती है, एक अवार्ड देती है जिसे एलन बॉर्डर मेडल कहा जाता है। तो साल 2021 का एलन बॉर्डर मेडल मिला है मिशेल स्टार्क को। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के ही हैं और बहुत ही तेज गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ठीक है सर, आज आप सब बैठकर क्लास क्यों कर रहे हैं? बेसिकली जो हमारे स्टूडियोज़ हैं जहाँ पर हमारी क्लासेस खड़े होकर होती हैं, उनमें थोड़ा काम चल रहा है और इसी वजह से क्लासेस को आप देखते हैं कि हम लोग बैठकर कर रहे हैं, है ना। सर आज आप थोड़ा ब्लैक दिख रहे हैं। अरे आप भैया कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी खूबसूरती में कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को एशल गार्डनर को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पुरुष खिलाड़ी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उनको जो अवार्ड दिया जाता है पुरुष खिलाड़ियों को, उसका नाम है एलन बॉर्डर मेडल। और वहीं पर अगर बात की जाए किसकी दोस्तों, वहीं पर अगर बात की जाए फीमेल खिलाड़ियों की, तो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेलने वाली फीमेल महिलाएं हैं उनको दिया जाता है ब्लेंडा क्लार्क। ब्लेंडा क्लार्क भी ऑस्ट्रेलिया की एक फीमेल खिलाड़ी रही थी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी रही थी, और उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। साल 2021 का ब्लेंडा क्लार्क अवार्ड जीता है एशले गार्डनर ने, ये भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो एशले गार्डनर देखते हैं कि साल 2021 की ब्लेंडा क्लार्क अवार्ड को जीत चुकी हैं। ठीक है, अगला सवाल है, टाटा समूह ने एयर इंडिया के पुराने कर्ज के वित्त पोषण के लिए किस बैंक को चुना। भाई टाटा समूह, आप सभी को पता है कि दोस्तों टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है एयर इंडिया को। भारतीय एयर इंडिया जो है हमारी, है ना, अब एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया टाटा ने। अब टाटा ने क्या किया कि जितने भी कर्ज थे एयर इंडिया पर, उनको क्या किया है, उसको अदा करने के लिए कौन से बैंक को चुना है ये पूछा जा रहा है। इस बैंक का नाम है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी, ये तीन बैंक होंगे जो मुख्य तौर पर एयर इंडिया पर चढ़ा हुआ जो कर्ज था उसको चुकाने में टाटा की मदद करने वाले हैं। तो टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा, सरकार ने क्यों बचा, क्योंकि टाटा पर एयर इंडिया ने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ था अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि बिजनेस को बेहतर करने के लिए टाटा समूह ने जो कर्ज लिया हुआ था एयर इंडिया ने, उसको चुकाने के लिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक को चुना, है ना। सर गुरुजी आपके पास से बच्चों की वॉइस आ रही है, दरअसल हमारे आसपास कुछ और टीचर्स हैं, उनकी भी क्लासेस हो रही हैं, तो स्टूडियोज में थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, मिसमैच दिखेगा। तो आपको पीछे से बहुत सी रंग बिरंगी आवाज़ें सुनाती हुई दिखेंगी, तो आप उस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, फोकस क्लास पे रखिएगा, है ना। सर ये लाइव क्लास है, नहीं भैया ये लाइव क्लास नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं। अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस नियोकोवा खींचा है। देखिए आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स आए थे, अलग अलग रूप आए थे, डेल्टा उनमें से एक था। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके हमें दिख रहे थे। कोरोना वायरस का एक बहुत ही नवीनतम रूप जो बहुत खतरनाक था, इसे कहा जाता है नियोकोवा। क्या कहा जाता है दोस्त, इसे कहा जाता है नियोकोवा। और इसकी जो आप देखते हैं कि जो शुरुआत हुई थी वो चीन से हुई थी, और कोरोना वायरस की शुरुआत साल 2019 में आप लोग देखते हैं हुई थी, वुहान नामक शहर से इसकी शुरुआत चीन से हुई थी। किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर 80 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है, कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे कम आप देखते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है, कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रही है, लोगों में आप देखते हैं कि तेज़ी से जनसंख्या, बच्चे वहाँ पे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं। उस देश का नाम है नेपाल, और आप देखते हैं कि पिछले 80 सालों के हिसाब से वहाँ पर जनसंख्या का अंतर नीचे होता जा रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य को 75 साल में पहली बार मालगाड़ी कनेक्टिविटी मिली है। भाई भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और अगर आप भारत के मानचित्र को देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है, हमारा ये राज्य दिखता है जिसे हम लोग मणिपुर कहते हैं। मणिपुर राज्य में आज़ादी की 75 साल होने के बाद अब मालगाड़ी की कनेक्टिविटी पहुंचेगी। मालगाड़ी क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के लिए जिस ट्रेन का आप प्रयोग करते हैं उसे मालगाड़ी कहा जाता है। अगला सवाल है कि सेफ सिक्योरिटी ने साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए किसके साथ समझौता किया है। सेफ सिक्योरिटी एक कंपनी है, बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी मानी जाती है। इसने इन्फोसिस से, जो भारत की एक और बहुत ही बड़ी साइबर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ संपर्क किया है। और इन्फोसिस सेफ सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, आगे बढ़ने में मदद करेगा, ताकि उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सुरक्षित रखे जा सकें। सर जी, गुरु जी आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे? अरे नहीं शाजिया जी, कैसी बातें कर रही हैं, किसी को नहीं भूलेंगे। अगला सवाल है, आपके
फरवरी महीने से ही संबंधित कुछ और सवाल हैं और पूरी संभावना है कि यहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे दोस्तों। सवाल है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन साल 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष किसने जीता? आप सभी को पता है दोस्तों, उसको जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन साल 2021 साल 2022 को जीता, आपने देखा। अब वहीं पर अगर हम लोग देखें कि साल 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, इसको जीता है एशले बाल्टी ने। एशले बाल्टी है ना, बाल्टी नहीं है, बाटरी नाम है इनका, एशले बाट्री, इनके द्वारा इसको जीता गया है। अगला सवाल है कि एक बुक लॉन्च की गई है दोस्तों, इसका नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। और जब भी बात की जाती है फेयरलेस की, फेयरलेस का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल डरती नहीं है। तो भारत के अंदर अगर हम लोग देखें, सर मैं क्वेश्चंस जल्दी भूल जाती हूँ, मल्टीपल टाइम जब आप इनको देखेंगे तो आपको याद रहेंगे। सवाल है कि लॉन्च की गई जो आपकी पुस्तक है, एक पुस्तक का अनावरण किया गया, एक पुस्तक को लॉन्च किया गया, इसका नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। और ये जो आपकी फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक है, इसकी लेखिका है किरण बेदी। भारत की पहली आईपीएस हैं ये, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। आज के समय में पुद्दुचेरी जिसे कहा जाता है, उसकी गवर्नर भी हैं ये, उपराज्यपाल। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? भाई हॉकी का आप देखते हैं कि एशिया कप हुआ, एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज अच्छा हॉकी खेलती हैं, इसको लेकर कप खेला गया और इसमें भारत ने कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज तालिका को जीता। सर कितने क्वेश्चंस करवा दीजिएगा अभी तक? बहुत से क्वेश्चन करा देंगे इनोसेंट चौधरी साहब, है ना? ठीक है सर। ये खिताब क्या होता है? खिताब का मतलब होता है ट्रॉफी। खिताब का मतलब होता है ट्रॉफी। खिताब अगर कहा जा रहा है फहीमा जी, तो उसका मतलब होता है ट्रॉफी। ट्रॉफी, ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला प्राइज आप कह सकती हैं, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों लाए हैं, ऑप्शंस क्यों नहीं देते? अरे मेरे लल्ला, अगर हम आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस देंगे तो सवाल होंगे कम, पेपर आ गया है नज़दीक, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है। अब मैं आपको 30 सवाल कराऊँ, आंसर्स के साथ कराऊंगा तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना है, इसीलिए जो चीज़ कराई जा रही है उसे पूरी तत्परता के साथ आप करें, है ना। सर जी ऐसा काहे कर रहा, ऐसा कैसे नहीं करा, इस पर ध्यान आप बिल्कुल ना दें, ठीक है। सर किरण बेदी मुंबई की है, दिल्ली की है। अगला सवाल है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया? कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, इस्पात का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि इस्पात यूज़ किया जाता है लोहे के साथ ही, आप देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इस्पात उत्पादक देश है वो हमारा प्यारा भारत बन चुका है। बड़ी मात्रा में इस्पात को हमारा देश उगाता है। अमित सक्सेना तुम्हारा कौन सा स्कूल है सेंटर? मेरा भी बरेली में ही है। ठीक है भैया जी, अपनी बातचीत आप बाद में कर लीजिएगा, आपसे अनुरोध है कि क्लास पे फोकस करते हैं ना। अगला सवाल है कि किस देश ने जलवायु से प्रभावित होकर ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए नई योजना लॉन्च की? एक देश है, नाम है ऑस्ट्रेलिया, इसे महाद्वीप भी कहा जाता है और इस महाद्वीप वाले देश ने क्या किया है? ग्रेट बैरियर रीफ की शुरुआत की है। इसके तहत आप देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कि हम लोग ऐसी गैसों का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम लोग CFC कहते हैं या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो खतरनाक गैसें हैं जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, इसी को लेकर ग्रेट बैरियर रीफ नामक इस योजना को लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा आदिवासी ध्वज का विवाद किस देश से जुड़ा हुआ है? एक देश है भैया जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ के जो इंडिजीनस हैं, है ना, इंडिजीनस का मतलब क्या होता है? कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी आदिवासी लोग हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया देश का जो झंडा था उससे अलग एक अपना झंडा बना दिया है और वो कह रहे हैं कि भैया ये असली झंडा है। इस बात को लेकर ऑस्ट्रेलिया में विवाद हुआ था फरवरी महीने के अंदर। सर प्लीज़ जल्दी कर दो ना, हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, चार्जिंग पे लगाइए। सर आप अपनी तोस कर लिया करो लाइव क्लास, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो टाइम बढ़ा दीजिए, क्लास एग्ज़ाम पास है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा। बिल्कुल सुझाव दिया, अच्छा आपने रोयल जी। अगला सवाल है कि SPMCL ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो भैया एक शहर आप देख पा रहे हैं कि नासिक और देवास, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर क्या की गई है? प्रिंटिंग स्थापित की गई है, नोट की प्रिंटिंग। और जहाँ पर नोट को छापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मिंट कहा जाता है। तो भारत में महाराष्ट्र के नासिक में और MP के देवास के अंदर आप देखते हैं कि जो नए नोट छापने की तकदीर है वो की जाएगी, है ना। सर नाइट नहीं है हमारे 2 दिन से, ओहो। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है?
बुद्धिमान संदेशवाहक का मतलब है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जब आप पेटीएम को यूज़ करेंगे, पेटीएम मनी मनी को, तो वहाँ पर आपको एक एआई दिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये मुख्य तौर पर क्या करेगा, आपको मदद करेगा कि आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक, इंटेलिजेंट जो हमारा मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे लॉन्च किया है। उसका नाम रखा गया है पॉप्स। थैंक यू सो मच इंग्लिश उमेश। एसपी स्पेमसिल क्या है? आप देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य तौर पर आरबीआई जो है वो क्या करती है, एक संस्थान है जिसे कहा जा रहा है एसपीएमसिल, इसके ज़रिए प्रिंटिंग की काम को सौंपती है। ये हमारा वो संस्थान है। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने कितने गांवों को विलेज ऑफ एक्सेलेंस में बदलने का निर्णय लिया है? भारत के अंदर 150 ऐसे गांव हैं जिन्हें विलेज ऑफ एक्सेलेंस के तहत बदलने की कोशिश की जा रही है। विलेज ऑफ एक्सेलेंस का मतलब होता है कि भैया बेहतरीन गांव, जहां पर अच्छी सड़कें हों, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो और इलाज की सुविधा हो, इसे ही कहा जा रहा है विलेज ऑफ एक्सेलेंस। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्त। पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज के लिए कितने सालों तक, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, हटाओ। अगला सवाल ये वाला भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? भारत के अंदर आप देखते हैं कि भारत का जो खाद्य मंत्रालय है, हमारा जो भारतीय खाद्य निगम जिसे कहा जाता है, इसने मुख्य तौर पर क्या किया है, आप देखते हैं कि विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, जिसके तहत भारत में आने वाले समय में हम लोगों को किन किन खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है और भारत को कितना खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहिए उससे संबंधित है। सर क्वेश्चन 2022 के जितने भी अब तक हैं वो सभी आएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स के संदर्भ में मेरे दोस्त, तो आपके जनवरी माह से लेकर अगस्त, है ना, तो मुख्य तौर पर ये जो महीने हैं यहीं से आपके करंट अफेयर्स के सवाल बनने की संभावना है। हो सकता है कि दिसंबर से आ जाएं, लेकिन बहुत कम है कि दिसंबर से पूछा जाए। जनवरी से लेकर अगस्त तक के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। अगला सवाल है कि किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रीटिंग रिट्रीट दिया गया, है ना। अब आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर एक रस्म अदा की जाती रही है कि 26 जनवरी को हम लोग देखते हैं कि हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी से 29 जनवरी तक भारत के अंदर क्या किया जाता है, गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जाता है। अंतिम समारोह, आखिरी परेड जो होती है, आप देखते हैं कि वो 29 जनवरी को होती है। अब जब भी 29 जनवरी को कोई परेड हुआ करती थी तो उसमें एक धुन बजा करती थी जिसे कहा जाता था अबाइड बाय मी। ये जो अबाइड बाय मी धुन थी ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्या थी? गांधी जी को ये वाली धुन बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये जो अबाइड विद मी, ये जो धुन थी, जो हर साल 29 जनवरी को होने वाला जो गणतंत्र दिवस का समारोह था उसमें होती थी, उसमें बजती थी। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, अब इसकी जगह एक भारतीय धुन का प्रयोग किया जाता है ना। सर अब हमको प्रॉब्लम हो रहा है प्रैक्टिस करने में, आप अब बहुत मैनेजमेंट से बात कर लेना ज़रूर सर। ठीक है जी रोयल साहब जी, आपकी क्या समस्या है एक बार बता दीजिए। ठीक है जी सर जी, उस लेस क्वेश्चन पर क्रॉस लगा दीजिएगा। मैंने लगा दिया बेटा, मैंने लगा दिया दोस्त। ठीक है, अगला सवाल है कि किसे हॉकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भारतीय खिलाड़ी हैं पीआर गणेश, भारतीय हॉकी टीम के अंदर आपको दिखता है कि गोलकीपर हैं, केरला से आते हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं पीआर गणेश। पीआर श्रीजेश जी को क्या किया गया है, वर्ल्ड मेंस एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं हॉकी के अंदर। अगला सवाल है कि महिला एशिया कप 2022 को किसने जीता? भारत इसके अंदर तीसरे नंबर पर रहा, हमने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था। और साल 2022 का एशियन हॉकी कप जो है वो आप देखते हैं कि जापान के द्वारा जीता गया। जापान की राजधानी है टोक्यो। और हाल ही में जापान के जो क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे शिंजो आबे जी, उनको गोली मारकर उनका देहांत कर दिया गया था। ठीक है मिस्टर रॉयल जी, ठीक 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 ठीक, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। अगला सवाल है कि दुनिया का शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर जो कंपनी है वो बन गई है सैमसंग। सेमीकंडक्टर कंपनी का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर ये कंपनी छोटे लेवल पर भी, छोटी चीज़ों को भी और बड़ी चीज़ों को भी बड़े लेवल पर बना रही है ना। ठीक, अगला सवाल है कि एनपीसीआई, है ना, एनपीसीआई ने अच्छा एक अच्छा सवाल पूछा है, इस बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। तो हमें ये तो पता चल गया कि साल 2022 का जो आपका एशिया कप हुआ था हॉकी को लेकर, उसके अंदर जो जापान था वो पहले नंबर पर रहा, हमारा प्यारा इंडिया
तीसरे नंबर पर रहा। क्या आप लोग बताएंगे कि उप विजेता या फिर रनर अप सेकंड नंबर पर कौन सी टीम रही थी? इसके बारे में आपको बताना है ना। तो जरा देखते हैं कि कौन बच्चा या बच्ची इसका आंसर प्रस्तुत करेगा। एशिया 2022 की हॉकी के अंदर जो हमारा कंपटीशन रहा उसमें कौन सी टीम सेकंड नंबर पर रही, इसके आंसर को आपको देना है। कोरिया, बिल्कुल सही, साउथ कोरिया दोस्त, है ना, साउथ कोरिया। अगला सवाल बढ़ते हैं, है ना। पूछा जा रहा है कि एनपीसी ने यूपीआई सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह कब बनाया? भारत के अंदर मुख्य तौर पर कि ग्राहकों के जो हक हैं, अधिकार हैं, उसके बारे में ग्राहकों को जानकारी हो, इसी को लेकर जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। और हर साल मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि एक पूरा सप्ताह, एक पूरा वीक डेडिकेटेड होता है। और इस साल इसे मनाया गया था 1 फरवरी से 7 फरवरी 2020 के बीच में। ठीक है जी। शाजिया जी, आपने कोरिया की स्पेलिंग अलग अलग से लिख दी है, इस बच्चे ने लिख दी है CORIYA, कौरिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ आप सभी को लेकर। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है दोस्त। एक बच्चा कह रहा है भूटान। अरे भैया भूटान कह दिया, अरे भूटान भैया कहीं कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप। अगला सवाल है दोस्त कि किस मंत्रालय ने रक्षा साहस योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी करने की सुरक्षा की है? ये घर बैठे बैठे भारत का एक सरकारी डिपार्टमेंट है। आप दवाई ऑर्डर करेंगे ऐप के थ्रू और आपके घर पर क्या कर देगा, वो ऑर्डर दे देगा। सॉरी मत कहिए, हो जाता है, स्पेलिंग में हो जाता है ना। तो किस मंत्रालय ने ये कहा है कि भैया हम ना घर पर दवाइयों को डिलीवर करेंगे, होम डिलीवरी होगी ऐप के थ्रू। और भारत का रक्षा मंत्रालय आप देखते हैं कि इसकी कोशिश करेगा। देखो बड़ा विचित्र तो सवाल है। भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, आप देखते हैं कि सेहत योजना को शुरू कर चुका है, जिसके तहत दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी उन इलाकों में जहां पर हमारे क्या रहते हैं, मुख्य तौर पर सैनिक रहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, देख लेते हैं कि रिप्तुक गुस्टर फेस्टिवल साल 2022 कहां पर शुरू हुआ? तो ये जो रिप्टुक गुस्टर फेस्टिवल है ये साल 2022 में लद्दाख में हुआ। लद्दाख हमारा जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र है वहां पर हमें दिखता है। और जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया है, आपको पता है दोस्तों। कश्मीर एक इलाका बन गया है, जम्मू एक इलाका बन गया और लद्दाख एक इलाका बन गया है। तो ये तीनों अब आपको अलग अलग यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर दिखते हैं। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती? तेजस्वी प्रकाश। अगर आप टेलीग्राम अगर आप लोग इंस्टाग्राम को चलाते होंगे तो एक वायरल भी इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो होती है कि आप रात को क्यों चलती हैं, रात को वो चलते हैं तो फिर अगर मेंटेन होती है, अगर आपने देखा होगा। तेजस्वी प्रकाश वही एक्ट्रेस हैं जिन पर वो मीम बन रहा है। और साल 2022 की बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी इन्होंने जीती थी, है ना। अगला सवाल है कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? भैया यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है जो जिसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ के आसपास हो, यानी कि जिसका जो बिजनेस है वो तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास का हो। तो आप देखते हैं कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी, वो कंपनी जो 1000 करोड़ का अपना टर्नओवर रखती है, जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ की है, उसका नाम है CSK, चेन्नई सुपर किंग्स इसका नाम है। धोनी इसके अंदर आप देखते हैं कि कप्तानी कर चुके थे। साल 2022 में धोनी से कप्तानी लेकर जडेजा को दी गई थी, लेकिन बाद में 6 मैचों के बाद दोबारा से धोनी जी को कप्तानी दे दी गई है। ठीक है जी, CSK। अगला सवाल है कि किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? तो भारत के अंदर जो हमारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग है, इसने ये कहा है कि अगर आप लोग ऐसे वाहनों का यूज करते हैं जो लंबी दूरी के लिए है ना। हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा, बिल्कुल सही बताया। उनकी भी वैल्यूएशन लगभग 1 हजार करोड़ के आसपास है। यूनिकॉर्न कंपनी है, बिल्कुल सही। हीना जी। अगला सवाल है किस मंत्रालय ने लंबी दूरी वाले यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य किया है? भारत का एक मंत्रालय जिसका नाम है सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय। इसने ये कहा है कि अगर आप लोग लंबी दूरी की यात्राओं को तय करेंगे तो इसके लिए आपकी गाड़ी के अंदर ये जरूर होना चाहिए कि वहां पर फायर अलार्म लगा हो, कि अगर जब आग लगे तो वो अलार्म बजे और उसके तहत आपको पता चल जाए कि भैया यहाँ पर गड़बड़ी है, आग लग गई है, निकल लो गाड़ी से। अगला सवाल है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? इसे वंदे नहीं दोस्तों, इसे वंदे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वंदे भारत ट्रेन। भारत के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत सरकार ने लक्ष्य किया है कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024 और उसी के साथ साल 2025, यानी कि साल 2025 तक ये लक्ष्य है कि मुख्य तौर पर भारत में 400 के करीब हम क्या करेंगे, ट्रेनों का निर्माण करेंगे और इसको हम लोग वंदे भारत ट्रेनों के नाम के तहत इनको जाना जाएगा, है ना। ठीक है जूली यादव जी, वी विल डेफिनेटली डू वॉट एवर यू आर सेइंग, थैंक यू सो मच फॉर द नाइस सजेशन, है ना।
अगला सवाल देख लेते हैं कि गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, एक गेमिंग कंपनी है, नाम है गेम्स 24/7, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऋतिक रोशन जी को। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ये वाला, है ना, कि एक बुक है जिसका नाम है ऑपरेशन खत्म, और ये जो हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है ऑपरेशन खत्म फरवरी के महीने में, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर.सी. गंजू और अश्वनी भटनागर। तो अश्वनी भटनागर जी और आर.सी. गंजू जी को आप देखते हैं कि इस पुस्तक के लेखक के तौर पर जाना जा रहा है, जिनका नाम है जिस पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खत्म। अगला सवाल है कि भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलोर को पिछाड़ दिया। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, जरा इसे समझते हैं। भाई स्टार्टअप का मतलब होता है कि मैं किसी कंपनी को शुरू करता हूं, है ना। आप क्या देखते हैं कि मैं किसी कंपनी को शुरू करता हूं, और इस कंपनी को आप क्या देखते हैं, शुरू करते हैं, और 7 साल तक अगर आपकी कंपनी चल रही है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टार्टअप कहा जाता है। कि कोई कंपनी अगर स्टार्ट हुई है, जैसे डाउटनेट भी एक स्टार्टअप हुआ करता था, है ना, तो कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है और वो 7 साल की एज तक पहुंचती है, उसको 7 साल के करीब हो जाते हैं, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कंपनी को खोलने के लिए, सबसे ज़्यादा कंपनियों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई क्षेत्र रहा था तो वो बेंगलोर माना जाता है, कर्नाटक का जो इलाका है। लेकिन अब दिल्ली ने उसको पछाड़ दिया। दिल्ली भारत की आप देखते हैं कि स्टार्टअप कैपिटल बन गई है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यहीं से खोले जा रहे हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पंख अभियान का मतलब है कि भारत में एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी बच्चियां हैं और जो वहाँ की महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, उन्हें किसी पर निर्भर ना बनाया रह सके, उसके लिए पंख अभियान की शुरुआत की और मध्य प्रदेश के अंदर इसको शुरू किया गया है ना। सर स्टार्टअप कब स्टार्ट हुआ? लल्ला, स्टार्टअप कहीं स्टार्ट नहीं होता। आप कोई कंपनी खोलते हैं, मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि मुझे क्या करना है, मुझे जैसे ये आप देख पा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये हरे रंग की है, क्या करा जाए क्या करा जाए। मान लीजिए कि जैसे आपको ये टेप आपको दिख रहा होगा कि आपको टेप बनाना है, तो टेप बनाने के लिए आपने कोई कंपनी खोल ली। अब इसी को 7 साल तक जब आपकी कंपनी खुली रहेगी तो उसको स्टार्टअप कहा जाएगा। 7 साल के बाद आपकी कंपनी को क्या कहा जाएगा? कंपनी के नाम से पुकारा जाएगा। जब आप छोटे होते हैं, आपको कहते हैं ना छोटा नन्ना सा लल्ला है, बच्चा है, ये तो हमारा प्यारा है ना, हमारा लल्ला है, ये तो हमारी ललिया है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपको लल्ला लल्ली नहीं कहते हैं। तो ये स्टार्टअप का मतलब है कि ये लल्ला लल्ली हैं 7 साल की एज तक के। ठीक है जी, क्लियर हुआ ना। सर ऑपरेशन खत्म क्यों रखा है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर मुख्य तौर पर अनावरण किया गया था और ये बताया गया था कि जो हमारे सर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को याद करने का कोई सिंपल तरीका है। सुझाव तो यही होगा कि आप एक चीज़ को 2 से 3 बार देख लें, है ना। देखो करंट अफेयर्स के अंदर जो चीज़ अगर आपने पढ़ी है, पेपर के अंदर अगर आपके स्ट्राइक कर गई, पंख अभियान, अब आपने क्लास में यहाँ पर देखा है, अगर ऑप्शंस में एमपी होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा और उसी के साथ दिल्ली होगा, तो अगर आपने इस सवाल को 3-4 बार पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसको क्रैक कर लेंगे मल्टीपल टाइम्स। हर चीज़ के लिए आपको टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है। द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। बैड गर्ल जो आपने सवाल भेजा है इसको हम लोग जूम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी कनेक्टिविटी की परेशानी है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगला सवाल है कि बजट 2022 में किस समयांतरल को अमृतकाल के रूप में चुना गया? ये बहुत ही बेसलेस सवाल है हमारे लिए, हम इसको नहीं देखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, है ना। सर जी प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त, है ना, बिल्कुल सही कहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। लिखा है कि भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की कोशिश की है। भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर अगर आप लोग लेन देन करेंगे ना तो हम आपको आज्ञा दे रहे हैं कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हम 30% क्या देंगे? भारत की सरकार कह रही है कि हमें टैक्स देना होगा। अभी क्रिप्टो करेंसी क्या है इसको समझ लेते हैं, है ना। क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश कर लेते हैं, है ना, क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर आप लोग देखें तो मुख्य मतलब है कि जैसे भारत के अंदर अगर आप देखें, हमारे देश के अंदर भारत की सरकार ने कौन सा नोट चलाया हुआ है? भारत के अंदर चलता है हमारा प्यारा रुपया। अगर बात की जाए अमेरिका में कौन सा नोट चलता है भैया? अमेरिका में चलता है डॉलर, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग यूरोपियन देशों में देखें तो वहाँ पर यूरो चलता है। ये इन देशों की सरकारों ने लॉन्च किया हुआ है। अगर कहीं पर कोई परेशानी होगी तो आप देश की सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया कैसा नोट दिया है, खराब नोट दिया है, इसे बदल के दीजिए। और भारत के अंदर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमेरिका के अंदर अमेरिका का बैंक और यूरो के जो यूरोपियन बैंक है वो उसे चेंज करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो नॉन टेंजिबल है, यानी कि आप उसे छू नहीं सकते हैं। किसी सरकार ने उसे नहीं बनाया, कुछ अमीर लोग जुड़े और उन्होंने उस करेंसी को बनाया है, निर्मित किया है और इसके अंदर लेन देन किया जाता है, सामानों को खरीदा बेचा जाता है, इसे ही क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है। तो भारत के अंदर भी आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर चीज़ों को खरीदा और बेचा जा रहा है। भारत सरकार ने कहा कि अगर आप खरीदना बेचना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। तो मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदते हैं क्रिप्टो करेंसी से तो उसका 30% आपको भारत की सरकार को देना होगा। ये भारत की सरकार ने किया है ना।
ओके जी, अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है, जहां पर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारे जानवर रहेंगे उनकी स्पीशीज के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल जो पार्क है दोस्त, वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला सवाल है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2022 की थीम क्या रखी गई थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो था, जैसे आप सभी बच्चों ने कहा कि सर जो थीम हो उसे इंग्लिश इंग्लिश में ला दिया करें, तो इंग्लिश में रखा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया कहीं ना कहीं आर्द्रता की ओर जा रही है। अब ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और हवाओं में ना अब नमी नहीं है, वो खुश्क रहती हैं, शुष्क रहती हैं, जिससे खेती में फ़र्क पड़ता है। तो इसी को आर्द्र कहा जाता है। इसी को लेकर आप देखते हैं कि वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर, इस स्कीम को शुरू किया गया है ना। सर शिवजी का शासन कब तक था? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया राजपूत राजपूत गल जी, है ना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने रिपुक गुस्टल पुरस्कार साल 2022 मनाया था? इसको हमने देख लिया पिछले, कि लद्दाख में इसको मनाया गया है। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना कौन सा दिवस स्थापित किया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत के अंदर जो हमारी महिलाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा का काम करती है, और 31 जनवरी को इनका 30वां स्थापना दिवस था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी को जो अपना स्थापना दिवस मनाया, उसके अंदर इनकी थीम क्या थी? इनकी थीम थी शी द चेंज मेकर, वो जो बदलाव लाती है। यह अच्छा सवाल है कि किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 12 को, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि जो लॉन्च की जाती है, आप देखते हैं कि व्हीकल्स के ऊपर से, ट्रक के ऊपर से, उसी को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो किस देश ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 12 को लॉन्च किया? उत्तर कोरिया ने भैया, नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग इन वाली, है ना, उसने क्या किया, इसको लॉन्च किया है ना। ओके गाइस, मिलते हैं बरेली में। सर मैराथन कब तक होगी? कुछ ही दिन में, 1 से 2 दिन में हम देखते हैं कि इस पर काम किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है कि क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करने के लिए कौन सा शहर बना हुआ है? तो क्लाइमेट एक्शन प्लान, भारत के अंदर जलवायु परिवर्तित जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने के लिए हम देखते हैं कि एक शहर है जिसका नाम है नासिक, और नासिक ने क्लाइमेट एक्शन प्लान को शुरू किया, जिसके तहत बड़े बदलाव की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल है कि किस भारतीय खिलाड़ी को, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल। सवाल यह है कि किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेलों के अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स का अवार्ड माना जाता है तो उसे कहा जाता है लॉरेंस अवार्ड। और लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ना, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लॉरेंस विश्व अवार्ड के अंदर आप देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज होती है। इसमें हमारे चोपड़ा जी, हाँ जी, अपने चोपड़ा जी, नीरज जी, है ना, नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो करते हैं, है ना, भाला फेंकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इन्होंने ही ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है नीरज चोपड़ा जी को। सर बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी पर मिसाइल लगी हुई है। मान लीजिए कि गाड़ी है, गाड़ी पर मिसाइल लगी हुई है, और गाड़ी से मिसाइल पर आप उसे छोड़ देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा कंपनी की सूची में किस नंबर पर है? दुनिया के अंदर एलआईसी बीमा इंश्योरेंस देने में आप देखते हैं कि 10वें स्थान पर आती है। तो भारत की एलआईसी दुनिया में 10वें नंबर पर आती है इंश्योरेंस की सुविधा को देने के अंतर्गत। अगला सवाल है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? भारत के वित्त मंत्रालय ने, हमारा जो आप देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने स्किल्स डेवलप करने के लिए, कि भारत के अंदर लोगों को काम किया जा सके, चीज़ें बढ़िया हो सकें, है ना। सर मेरा नेट बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, नेट को समझाओ भैया, अपने नेट को प्यार से ऐसे, ए नेट भैया राजी हो जाइए, काहे राजी नहीं हो रहे हैं। भारत का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने भारत के युवाओं के अंदर आप देखते हैं कि स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कि कैसे इंग्लिश को बेहतर किया जा सके, कैसे वो अपनी बातों को पोर्ट्रे कर सकते हैं, इसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया, एक इंटरनेट की वेबसाइट को लॉन्च किया है। और आप देखते हैं कि इससे पूछा जा रहा है कि इस डिजिटल पोर्टल का नाम है ई पोर्टल, डिजिटल देश, इसका पूरा नाम है डिजिटल देश ई पोर्टल। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, भारत के वित्त मंत्रालय ने, है ना, हमारे आप देखते हैं वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल देश ई पोर्टल को लॉन्च किया है। किस राज्य में स्थित
खदीजिया वन जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो रामसर स्थल के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 34 ऐसी जगह हैं जिनको हम लोग रामसर स्थल कह रहे हैं, जहां पर दूसरे देशों के आए हुए जो पक्षी होते हैं वो आकर ठहरते हैं। तो गुजरात के अंदर ये खदीजिया वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, इसको भी हम लोग रामसर स्थल के अंदर शामिल कर रहे हैं। सर लूसेंट ले ले क्या? अब तो देने देर होगी दोस्त लेने में, क्योंकि 23 तारीख तो हो ही गई है। जो चीज़ें अब तक आपको डाउटनेट से पढ़ाई गई हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल है कि किस राज्य में स्थित बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को नए रामसर स्थल में घोषित किया गया है? तो जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है बखीरा, इसको आप देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसको नए रामसर स्थल के तौर पर घोषित किया गया है ना। देश के 28 में से प्रधान न्यायाधीश, देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि देश के 28 में प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बादियाल को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर 28वें प्रधान न्यायाधीश को चुना गया है और इनका नाम है जस्टिस उमर अतल बदलियान। बड़ा अजीब नाम है यार। अगला सवाल है किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी रिस्पेक्ट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक खिलाड़ी हैं, आप देखते हैं कि वो मुख्य तौर पर न्यूजीलैंड से आते हैं। इनका नाम है डेरिल मिशेल। तो डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, यानी कि ये जब खेल खेलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और इनके अंदर खेल को लेकर बेहतरीन भावना होती है और इसी वजह से इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने तोरज्ञा महत्व महोत्सव 2022 आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वहां पर आप लोग देखते हैं कि तोरज्ञा महोत्सव को मनाया गया है ना। सर जी आप बहुत अच्छा बढ़ाते हैं, अरे धन्यवाद जी दोस्त। अगला सवाल है दोस्त कि क्रिसल्स के अनुसार साल 2023 में भारत, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, लॉन्च पुस्तक, एक पुस्तक लॉन्च की गई है द क्लास ऑफ 2000, है ना। इस पर अगर आप लोग देखें कि 6 पीक इन दी मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, एक पुस्तक है, बहुत प्यारा इसका नाम है। इस पुस्तक को अगर नाम से देखा जा रहा है तो कहा जा रहा है द क्लास ऑफ 2000, कि साल 2006 की जो क्लास थी ये, इस पुस्तक को लिखा है आकाश कंसल ने। आकाश बंसल कहा जाए तो बेहतर है, आकाश बंसल जी ने। आप देखते हैं कि दी क्लास ऑफ 2006, उस पर आप देखते हैं कि एक पुस्तक लिखी है जिसे इस नाम से जाना जा रहा है। तो भारत के अंदर आकाश बंसल जी वही हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट को शुरू किया है। फ्लिपकार्ट अगर आप जानते हो तो शुरू करने वाले यही हैं। खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भारत के अंदर खेलो इंडिया योजना के तहत आप देखते हैं कि जो हमारा बजट है उसमें आप देखते हैं कि 48% भारत की सरकार हमारे खेलों पर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है जी तोला राम जी, अच्छा सजेशन, इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। अगला सवाल है एक अच्छा, उसको देख लेते हैं कि गूगल ने किस उत्पाद का नया डिज़ाइन लॉन्च किया है? जीमेल को ना एक नए रूप में परिवर्तित किया गया है। जीमेल के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, मेल करते हैं, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जीमेल को एक नए डिज़ाइन के अंदर आप लोग देखते हैं कि लॉन्च किया गया है और इसको गूगल के द्वारा आप देखते हैं कि पूरे तौर पर किया गया है। डाउट क्लास है क्या? ये अभी डाउट क्लास तो नहीं है, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। सर ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कौन सी योजना, एक बार देख लेते हैं दोस्त। खेलो इंडिया योजना ये भारत के अंदर शुरू की गई थी साल 2017 के अंदर, जिसमें स्कूल के लेवल पर साल 2018 में शुरू की गई थी। भारत के जो स्कूल के अंदर है वहां पर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया गया था। निशु जी, भारत की महालेखा नियंत्रक, जो भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे सरकार के ऊपर खर्चे होते हैं, सरकार सही तरीके से खर्च कर रही है पैसा कि नहीं कर रही, जो बजट आ रहा है सब देश के लोगों से जो टैक्स लिया जाता है उसका सही तरीके से क्रियान्वय हो रहा है कि नहीं, इसकी रख रखाव करने के लिए हमारे पास होता है महालेखा नियंत्रक। और इसको इनको ये जो नए नियुक्ति हुई है इनका नाम है सोनाली सिंह जी। अगला सवाल है कि किसने 3 पेटा प्लस के सुपर कंप्यूटर क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर परम वेग को लॉन्च किया है? तो IISc बेंगलोर भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज और दुनिया का तीसरे नंबर पर आने वाला कॉलेज है। ये लगातार बहुत सालों से भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज और दुनिया का तीसरे नंबर पर आने वाला सबसे बेहतरीन कॉलेज है IISc बेंगलोर। और इसने आप देखते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर को बनाया है। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है परम वेग। क्या नाम दिया गया है दोस्त? इसका नाम रखा गया है परम प्रवेग। अगला सवाल है कि भारत में 2021 के अनुसार भारत ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस कौन से देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन।
वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है कमला हैरिस। कमला हैरिस चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भैया सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान दिया गया है। देश के अंदर आप सभी को बताया कि सेना दिवस मनाया जाता है और इसके अंदर जो बेहतरीन रेजिमेंट होती है, जो अपने अच्छे तरीके से देश में बेहतरीन तरीके से काम कर रही होती है, उसको अवार्ड मिलता है। तो सेना दिवस परेड में किस रेजिमेंट को साल 2021 के अंदर, साल 2022 के अंतर्गत सबसे बेहतरीन परेड करने के लिए सम्मानित किया गया? तो जो हमारी असम रेजिमेंट है उसे इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? देश में अभी बुलेट ट्रेन नहीं चली है। बुलेट ट्रेन की जो मैक्सिमम और स्पीड होती है वो 400 किलोमीटर के आसपास होती है। 1 घंटे में 400 किलोमीटर पहुंच जाएगी आपको। तो भारत में सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है उसे हम लोग देखते हैं कि सूरत शहर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सूरत शहर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ बनाया जा रहा है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी है? तो इंडिया दुनिया की ऐसी टीम बन गई है जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। एक ऐसा देश जिसने 1000 वनडे मैच खेले हैं वो है हमारा प्यारा भारत। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2022 के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि 4 फरवरी के दिन इस कैंसर दिवस को मनाया गया। और इस थीम का, इस साल की जो थीम थी वो कौन सी थी? क्लोज दी केयर गैप। के जो ध्यान रखने के लिए आप देखते हैं कि जो केयर गैप होता है कि लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से कैंसर से प्रभावित होते हैं। तो क्लोज दी केयर गैप इस साल का जो विश्व कैंसर था उसको मनाया गया है। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बेहतरीन तरीके से पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मानव बंधुता, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भाई है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, समुदाय, देश से हो, हम सभी भाई भाई हैं। तो मानव बंधुता ये जो दिवस होता है ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि एक शॉर्ट शॉर्ट मूवी है, इसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। इसको आप देखते हैं कि इसने NHRC NHRC के द्वारा बनाई गई जो लघु पुस्तक प्रतियोगिता थी उसको शुरू किया। तो ये जो मूवी थी इसका नाम था स्ट्रीट स्टूडेंट और इसको तेलुगु भाषा में आप देखते हैं कि बनाया गया था। अगला सवाल है कि इंडिया, है ना, ये जो एक पुस्तक है इसको मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इंडिया डेट एच दी भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत। पुस्तक का नाम है इंडिया दैट इज भारत। इस पुस्तक को लिखा है JI दीपक ने, जिन्होंने शहरों और द्वीपों के बीच में क्या किया, चीज़ों को किया है। इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष है जो उन परिस्थितियों की जांच करने जिनके कारण हाल ही में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब काफिले में इंदिरामूर्ति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा या फिर न्यायमूर्ति रोहिंटन फली निर्मम? जहाँ तक मुझे पता है दोस्त, जहाँ तक मैं इसको रिकॉल कर पा रहा हूँ, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना। मुझे डाउट लग रहा है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा में और उसी के साथ साथ न्यायमूर्ति रोहिटन फली नरीनरम में। तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से चेक कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऑप्शन 1 का है। अगला सवाल है कि भारत में कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वीगर को पहली समुद्री परीक्षण योजना पर भेजा गया? तो भारत का आप देखते हैं कि पनडुब्बी, पानी के अंदर जो जाने वाली हमारी नाव होती है पनडुब्बी, सबमरीन, उसका नाम रखा गया है वगीर। तो ये जो हमारी वगीर है ये भारत के अंदर आप देखते हैं कि समुद्री परीक्षण किया और इसे 5वीं बार आप देखते हैं कि इसको भेजा जाएगा स्कीम के अंदर। ठीक है जी, अगला सवाल है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भारत के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध आप देखते हैं कि संत रहे थे, उनके सम्मान में हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। और ये एक बैठी हुई मूर्ति है जिसको हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता का स्टैचू के तौर पर जाना जाता है। अगला सवाल है कि गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई साल 2022 में 26 जनवरी में, उसमें कौन से राज्य की झांकी को सबसे बेहतरीन तौर पर चुना गया? हमारा जो उत्तर प्रदेश है, यूपी की जो झांकी है जिसमें राम मंदिर निर्माण को दिखाया गया था वो सबसे बेहतरीन रही। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है तो वहीं पर इसको किया गया है ना। अगला सवाल है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जो आपका यूजीसी है जो कॉलेजेस को परमिशन देता है कि आपका कॉलेज यहाँ पर सही है, यहाँ पर कॉलेज आपका सही नहीं है, उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं कौन? M जगदीश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास के ये सभी बेहतरीन क्वेश्चंस रहे जिनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने अब तक प्रस्तुत किए गए हैं काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे। हमारे पास अब एक सप्ताह और है। हमारा अब अगली जो मुलाकात होगी दोस्तों वो आपको कब दिखती है? हमारी अगली मुलाकात आप लोग देखते हैं कि हमारी अगली मुलाकात
अब होगी 30 तारीख को, है ना। और उसके अंदर हमें बेहतरीन तरीके से आपके जो डाउट्स होंगे उनको पढ़ना होगा, ज़बरदस्त तरीके से उनको जानना समझना, है ना। सर जी, आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन के लिए वहाँ पर मास्टर्स और पीएचडी ही कराई जाती है, तो बैचलर्स के एडमिशन नहीं होते। पहले बीटेक कर लीजिए, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप उसमें वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आईआईएससी कॉलेज के अंदर। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ये जो पीडीएफ है इसकी पीडीएफ आपके, ये जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सर पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी लास्ट आपने जो चीज़ें बताई हैं, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, इस बच्चे का सवाल बड़ा प्यारा है। हाँ जी, संभावना अंजलि जी, देखिए हम एग्जैक्टली क्लेम तो नहीं कर सकते यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन संभावना है, 90% चांसेस है कि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, है ना। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपके ऐप के अंदर पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहां से आपको मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा, अच्छे तरीके से चीज़ों को करते रहिएगा। डाउटनेट परिवार आपके साथ है, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 30th। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का सदुपयोग करें, समय को बर्बाद ना करें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें, पेपर को क्लियर करें, भारत की सेना में जाएं, भारत की सेना में सर्विसेज दें, है ना। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। यहीं से बने तो अच्छा है। जी जी, यहीं से आएगा, चिंता ना करें शाजिया जी, यहीं से आएगा। 90% आपको यहीं से दिखेगा, 10% कहीं से बाहर आ सकता है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। आपसे मिलने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।